नमस्कार दोस्तों, आज मैं साइंस फॉर आरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी डीएफसीआईएल यूपी पेट यूपीएसआई बिहार एसआई एंड वेस्ट बंगाल एसआई के लिए आरबी ग्रुप डी 2018-17 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? पहला ऑप्शन 3, 2, 4, 5। इसका आंसर 2 होगा, बी। वे विशेष रूप से जलीय जीव है। वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं गलफ्लो का उपयोग करके। ये ठंडे खून वाले होते हैं। उनके दिलों में केवल 2 ही कक्ष होते हैं। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? विच इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज? पहला ऑप्शन पानी वाटर, दूसरा कांच गिलास, तीसरा मिट्टी सॉइल, चौथा प्लास्टिक। सी मिट्टी। लेंस तैयार करने के लिए पारदर्शी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। कांच और पानी पारदर्शी सामग्री है। प्लास्टिक की एक निश्चित मात्रा होती है जो पारदर्शी होती है ताकि प्लास्टिक का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सके। लेकिन मिट्टी एक अपारदर्शी पदार्थ है जिससे इसमें प्रकाश का संचार नहीं किया जा सकता है और मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इट इज इजी टू मेक देयर शीट्स। पहला ऑप्शन लचीलापन, डक्टिलिटी, बी आघातवर्धनीयता, मेलेबिलिटी, सी चालकता, कंडक्टिविटी, चौथा तन्यता, टेंसाइल। बी मेलिएबिलिटी या आघातवर्धनीयता। किसी पदार्थ को पीट कर अगर मेटल शीट में कन्वर्ट किया जाए या चादर में कन्वर्ट किया जाए उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे ये आपका गोल्ड का एक पदार्थ था जो इरेगुलर शेप में था, जो पीट के एक शीट बनाया गया या चादर बनाया गया जो कोइन का शेप ले लिया है, इसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। गोल्ड मेटल सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। मेलिएबिलिटी धातुओं की एक भौतिक संपत्ति है जो बिना तोड़े हथौड़े से दबाए जाने पर या पतली शीट में ढकने की उनकी क्षमता को परिभाषित करती है। दूसरे शब्दों में, संपीड़न के तहत विकृत होना और एक नया आकार लेना धातुओं का गुण है। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? 500 वाट, 1000 वाट, 500 वाट या 50 वाट या 1000 वाट या 500 वाट या 250 वाट। A man does 1000 joule of work in 2 seconds. The energy spent by him was, आंसर सी 500 वाट। पावर या एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन 1000 जूल है, टाइम 2 सेकंड है, तो देखा जाए तो 1000 जूल बाई 2 सेकंड कर जाएगा तो आपका आ जाएगा 500 वाट। धातुओं का विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। पहला ऑप्शन सिल्वर, टंगस्टन, निकल, मरकरी। दूसरा मरकरी, निकल, टंगस्टन, सिल्वर। तीसरा निकल, मरकरी, टंगस्टन, सिल्वर। चौथा टंगस्टन, निकल, सिल्वर या मरकरी। इसका आंसर होगा बी, मरकरी का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होता है निकल से, और निकल का ज्यादा होता है टंगस्टन से, टंगस्टन का ज्यादा होता है सिल्वर से। इसीलिए जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगा उसमें करंट सबसे कम पास होगा।
विद्युत प्रतिरोधकता एक सामग्री की एक मौलिक संपत्ति है जो मापती है कि यह विद्युत प्रवाह का कितनी क्षमता से विरोध करती है। यह होती है रो से डिनोट करती है। इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर रेसिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल माने लेंथ ऑफ वायर। समझिए ये वायर है, तो वायर टोटल ये लेंथ हुआ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। विद्युत प्रतिरोधकता एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि वो करंट को रेसिस्ट करने कितना क्षमता रखती है करंट को रेसिस्टेंट करने का, उसे ही कहते हैं। इसकी समझिए बैटरी है, ये कॉपर वायर है, ये लाइट जल रहा है। अगर ये कॉपर वायर में सब पदार्थ का अपना अपना क्षमता होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का। अगर ये कॉपर में अगर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है तो एक करंट पास उतना आसानी से नहीं करता, लेकिन कॉपर में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ से करंट पास हो रहा है। सिल्वर सबसे कम होता है रेसिस्टिविटी 1.59 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद कॉपर का, उसके बाद अल्युमिनियम का, उसके बाद टंगस्टन का, उसके बाद आयरन का, उसके बाद प्लेटिनम का, उसके बाद मैंगनीज का, उसके बाद लीड का, उसके बाद मरकरी का, उसके बाद नाइक्रोम का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद जर्मेनियम का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद ग्लास का, उसके बाद हार्ड रबर का। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमाइन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। एटम्स ऑफ जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमाइन हैव डैश शेल्स। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 4, चौथा 5। इसका आंसर सी 4। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। सब एटम ऑफ एन एटम इज नॉट ए पार्टिकल। ऑप्शन ए प्रोटॉन, प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, चौथा जीनॉन। इसका आंसर है डी, जीनॉन। जीन एक अलग एलिमेंट है। किसी भी एटम में 3 चार्ज होती है, जैसे न्यूट्रॉन, सॉरी, किसी भी एटम में 3 सब पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। The force exerted on the protons by the neutrons inside the atom is called। पहला है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चौथा है नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स। आंसर डी, नाभिकीय बल। परमाणु बल एक ऐसा बल है या नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जो परमाणुओं के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है। जैसे ये एटम्स का न्यूट्रॉन है जो लाल वाला है, सॉरी, न्यूट्रॉन काला वाला है, लाल वाला प्रोटॉन है, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है उसे न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? Which of the following option represent the correct ascending order of refractive index of certain substances? पहला है सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। दूसरा है बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। तीसरा है केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेंधा नमक। होता है सेंधा नमक, बर्फ, केरोसिन या बेंजीन। आंसर बी।
Refractive index is defined as the ratio of the speed of light in a vacuum to its speed in a specific medium। अपवर्तक सूचकांक के रूप में परिभाषित किया गया है निर्वात में प्रकाश की गति का किसी विशिष्ट माध्यम में गति से अनुपात। एयर का इफेक्टिव इंडेक्स होता है 1.3003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, क्योसेन का 1.44, क्वार्ट्स का 1.46, टरपाइन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन ग्लास का 1.52, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं सिन्ना नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, डेंस फिल्ड ग्लास का 1.65, सैफियर का 1.77। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर बनाता है? विच टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड? पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्केलेनकाइमा, चौथा पेलेनकाइमा। इसका आंसर होगा सी, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा वो उत्तक है जो पौधे को कठोर बनाता है। स्केलेनकाइमा पौधों में सहायक उत्तक है जो दो प्रकार के स्केलेनकाइमा कोशिकाएं मौजूद है, फाइबर सेलुलर और स्केलेलिड। देख रहे फोटो, यही स्केलेनकाइमा टिश्यू है। इस वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है। एन ऑब्जेक्ट एट वेट द मोस्ट, भूमध्य रेखा पर, एट द इक्वेटर, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, ध्रुवों पर, एट पोल्स। डी, ध्रुवों पर, एट पोल्स। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिशेस क्लासेस? पहला है स्यूडोकोलम होना, एल्बिन स्यूडोकोलम। दूसरा है गलफों से सांस लेना, गिल ब्रीथिंग। तीसरा है कुश के साथ हड्डी और उपास्थि दोनों से बना कंकाल, स्वमूर्त है स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज। इसका आंसर होगा ए, स्यूडोकोलम होना मछली वर्ग का विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय प्लासेंटा टिश्यू फाउंड इन ह्यूमंस? पहला है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, नॉरिश फेटस। दूसरा है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, रिमूवर ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फेटस। तीसरा है एक भ्रूण के रूप में कार्य करे, एक एम्ब्रायो। चौथा है भ्रूण को पोषण प्रदान करना और भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, नॉरिश द फेटस, रिमूवर ऑफ वेस्ट फ्रॉम फेटस। इसका आंसर होगा डी, भ्रूण को पोषण प्रदान करना और भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। प्लेसेंटा एक अस्थायी भ्रूण अंग है जो आरोपण के तुरंत बाद ब्लास्टोसिस्ट से विकसित होना शुरू हो जाता है। यह शारीरिक रूप से अलग मातृ और भ्रूण परिसंचरण के बीच पोषक तत्व, गैस और अपशिष्ट विनिमय को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी अंग है जो हार्मोन का उत्पादन करता है जो गर्भावस्था के दौरान मातृ और भ्रूण दोनों शरीर विज्ञान को नियंत्रित करता है। यही है प्लासेंटा टिश्यू जो देख रहे, लाल रंग का जो दिख रहा है।
रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द हुच सेल्स? ए अग्नाशय पेनक्रियाज, बी पित्ताशय गॉल ब्लैडर, सी यकृत लीवर, चौथा गुर्दा किडनी। इसका आंसर होगा ए अग्नाशय पेनक्रियाज। कॉन्स्टेंट डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? पहला ऑप्शन निकेल, टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम। दूसरा कॉपर, निकल, मैंगनीज। तीसरा निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज या आयरन। चौथा कॉपर या निकल। इसका आंसर होगा फोर कॉपर या निकल। कॉन्स्टेंट अलाउ या मिश्रित धातु कॉपर और निकल से मिश्र करके बनाया जाता है। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा? ए 200 जूल, बी 400 जूल, सी 100 जूल, डी 50 जूल। इसका आंसर होगा बी 400 जूल। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एच। यहाँ आपका मास m 20 है, ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, h 2, 20 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल टू 400 जूल। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों। क्वेश्चन होगा जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को गिलास पर रखे गए कार्ड पर एक सिक्का को जब धक्का दिया जाता है तो कार्ड बाहर गिर जाता है और सिक्का अंदर गिर जाता है। When a card placed on a glass is pushed with a finger, the coin placed on is fall into the glass. What law does this statement explain? Law of inertia, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तीसरा न्यूटन तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ। इसका आंसर होगा ए लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए गिलास है, ये कार्ड है, उसके ऊपर सिक्का रखा गया है। जब कार्ड पे धक्का दिया जाता है तो कार्ड बाहर जाता है और सिक्का अंदर चला जाता है। ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। इसका कारण यह है कि जब कार्ड को फ्लिप किया जाता है तो एक क्षणिक बल कार्ड पर कार्य करता है, इसीलिए इसे हटा दिया जाता है। हालांकि इस पर रखे गए सिक्के एक बार गति को साझा नहीं करते हैं। जब यह स्थिर रहता है तो यह जड़ता के नियम को के कारण होता है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है? 1/6 ए, बी 2/4, सी 3/9 और 2/3। इसका आंसर वन होगा 1/6।
ये महाशय नील आर्मस्ट्रांग के पहले बार चांद में उतरे थे, तो इनका भी वेट 1/6 हो गया था, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ वेट 1/6 चेंज हुआ था। अगर आप भी चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वेट 1/6 जो पृथ्वी पर है उससे कम हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 गुना होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। पहला नींबू के रस, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा दूध या चौथा सिलिका। आंसर बी, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी जी काट रही हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका उपयोग कीमो संचार के लिए किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का विष अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें हिस्टामाइन एलर्जी पैदा करने वाला रसायन और हाइलून हाइलूरिनडेज जैसे कई रसायन होते हैं। बेकिंग सोडा और नीम का पत्तों और लहसुन का उपयोग करके मधुमक्खी के जहर के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।